जीएसटी पोर्टल पर एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो आपके आईटीसी क्लेम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल देगा। और अगर इसको आपने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है तो आप अपनी आईटीसी अमेंडमेंट की प्रोसेस में काफ़ी रिस्क उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस की। आईएमएस का वर्कफ्लो सिंपल है। आप आईएमएस में इनवॉइसेस पर एक्शन लेते हो। उन एक्शन के बेसिस पर आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। वो जीएसटीआर 2B के फिगर्स ऑटोमेटिकली टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में फ्लो होते हैं और उस फ्लो की वजह से सर्कुलर 170 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है और आप कंप्लायंट तरीके से अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर पाते हो। इस पूरे फ्लो को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जीएसटीआर 2B से शुरू करके टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B, सर्कुलर 170 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और फाइनली आईएमएस को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जीएसटीआर 2B को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट समझना जरूरी है। पहले आईटीसी क्लेम करने के लिए हमारा बेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करता था। जो बुक्स का आईटीसी जीएसटीआर 2B के साथ मैच हो गया, हम उसे ही जीएसटीआर 3B में डिस्क्लोज करते थे और आईटीसी अवेल करते थे। अब सर्कुलर 170 आ जाने से हमारे आईटीसी अवेलमेंट का बेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रहा। अब बेस बन गया है जीएसटीआर 2B। मतलब आईटीसी डिस्क्लोज करना हो, आईटीसी क्लेम करना हो, जीएसटीआर 3B फाइल करना हो, सब जीएसटीआर 2B ड्रिवन है। जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमें टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में दिखानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जीएसटीआर 2B एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे जनरेट होता है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आपके एक सप्लायर ने आपको एक इनवॉइस इशू की जिस पर जीएसटी चार्ज किया। अब वो सप्लायर उस इनवॉइस को अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करेगा और उस पर का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सप्लायर ने एक्चुअली वो इनवॉइस गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है या नहीं? यहाँ आता है जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो जीएसटी पोर्टल खुद आपके लिए जनरेट करता है हर मंथ और बताता है आपको आपके नाम पर कितने इनवॉइसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितना आईटीसी उस पर्टिकुलर मंथ में अवेलेबल है। ये डेटा आता है सीधा आपके सप्लायर्स की फाइलिंग से। सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस शो की और आपके जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर सप्लायर ने वो इनवॉइस अपने रिटर्न में शो नहीं किया तो वो 2B में भी नहीं आएगा और उस पर आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगी। सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जीएसटीआर 2B स्टैटिक होता है। हर मंथ एक कट ऑफ डेट के बाद ये लॉक हो जाता है। उसके बाद सप्लायर चाहे कुछ भी करे उस मंथ का जीएसटीआर 2B चेंज नहीं होता है। मान लो आप मार्च का 2B देख रहे हो तो उस 2B में वो सारी इनवॉइसेस आएंगी जो आपके सप्लायर ने 11 अप्रैल तक अपने जीएसटीआर 1 में शो की है। 11 अप्रैल कट ऑफ डेट है मंथली फाइलर्स के लिए। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए कट ऑफ डेट 13 अप्रैल रहेंगी। तो 11 या 13 के बाद जो भी इनवॉइसेस अपलोड होंगी वो मार्च के 2B में नहीं आएंगी, वो सीधा अप्रैल के 2B में जाएंगी। एक बार 14 अप्रैल को मार्च का 2B जनरेट हो गया तो वो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद सप्लायर चाहे उसमें अमेंडमेंट करे या कोई नया इनवॉइस डाले, मार्च का 2B चेंज नहीं होगा। और इसी जीएसटीआर 2B के बेसिस पर आपका जीएसटीआर 3B फाइल होता है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब समझते हैं कि ये जीएसटीआर 2B एक्चुअली आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। जीएसटीआर 2B बेसिकली आपको 4 चीज़ें बताता है। कितना आईटीसी अवेलेबल है, कितना आईटीसी अवेलेबल नहीं है, कितना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा और इन सब की जीएसटीआर 3B के साथ मैपिंग। पहले बात करते हैं अवेलेबल आईटीसी की। अवेलेबल आईटीसी 4 कैटेगरीज में आता है। पहला, रेगुलर सप्लायर इनवॉइसेस। ये वो आईटीसी है जो आपके रेगुलर B2B सप्लायर्स ने अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया है। ये आईटीसी जीएसटीआर 3B के टेबल 4A5 में ऑटो पॉपुलेट होगा। दूसरा, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय योर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी। अगर आपकी कंपनी ने एक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लिया है जो कॉमन इनवॉइसेस के आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो यहाँ दिखेगा। ये टेबल 4A4 में ऑटो पॉपुलेट होगा। तीसरा, रिवर्स चार्ज सप्लाईज। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से आप ऐसी कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज ले रहे हैं जिस पर जीएसटी आप रिवर्स चार्ज में खुद पे करते हैं तो वो आईटीसी यहाँ दिखेगा। ये टेबल 3.1D में और 4A3 में ऑटो पॉपुलेट होगा। चौथा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने ओवरसीज या एसईजेड से कोई गुड्स इंपोर्ट किया है जिस पर आईजीएसटी पे किया है तो वो यहाँ दिखेगा। ये टेबल 4A1 में ऑटो पॉपुलेट होगा। अब बात करते हैं अनअवेलेबल आईटीसी की। ये वो आईटीसी है जो आपके जीएसटीआर 2B में दिख तो रहा है लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। पोर्टल आपको खुद आइडेंटिफाई करके देता है कि किसी रीजन से ये आईटीसी एलिजिबल नहीं है, जैसे टाइम बार्ड आईटीसी एज पर सेक्शन 16(4) या प्लेस ऑफ सप्लाई मिसमैच। ये जीएसटीआर 3B के टेबल 4D2 में ऑटो पॉपुलेट होगा जहां सिर्फ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं आईटीसी रिवर्सल्स की। ये एक स्पेशल टेबल है जो सिर्फ सितंबर के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होता है।
अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर डेटेड किसी भी इनवॉइस का आईटीसी क्लेम किया है, लेकिन उस सप्लायर ने सितंबर तक उस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो उस आईटीसी को रिवर्स करना होता है एज पर रूल 37A। ये वही समरी है और ये टेबल 4B2 में ऑटो पॉपुलेट होता है। तो ये थी जीएसटीआर 2B की पूरी पिक्चर। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये कंप्लीट आईटीसी मैप है जो आपको बताता है कि कौन सा आईटीसी क्लेम करना है, कौन सा आईटीसी क्लेम नहीं करना है, कौन सा आईटीसी रिवर्स करना है और इन्हें 3B में कहाँ रिपोर्ट करना है। अब समझते हैं जीएसटीआर 3B के टेबल 4 को, जो पूरे आईटीसी का लेजर बोला जा सकता है। टेबल 4 एक सिंपल इक्वेशन है, टोटल आईटीसी माइनस आईटीसी रिवर्सल्स इक्वल्स नेट आईटीसी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। पहले लोग टेबल 4 को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके फाइल करते थे। मार्केट में अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर 170 के थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया कि टेबल 4 को किस तरीके से फिल करना है। हम सर्कुलर 170 के अकॉर्डिंग ही टेबल 4 को समझेंगे। टेबल 4 एक बात करता है टोटल आईटीसी की, मतलब एलिजिबल प्लस इनएलिजिबल बोथ। यहाँ 5 रोज है। 4A1 आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 4A2 आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 4A3 आईटीसी ऑन रिवर्स चार्ज सप्लाईज, 4A4 आईएसडी से आया हुआ आईटीसी और 4A5 बाकी सारे रेगुलर B2B सप्लाईज वाला आईटीसी। इसमें से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारे आईटीसी मतलब 4A1, 3, 4 और 5 उस मंथ के जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होते हैं। 4A2 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मैन्युअली एंटर करना पड़ता है क्योंकि ये जीएसटीआर 2B में नहीं आता है। टेबल 4B है आईटीसी रिवर्सल्स। इसमें 2 रोज हैं। पहला 4B1 परमानेंट रिवर्सल्स, जो आईटीसी इनएलिजिबल है और परमानेंटली रिवर्स करना होता है, जिसे आप रीअवेल नहीं कर सकते, जैसे रूल 38, 42, 43 का रिवर्सल्स या 17(5) के इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल्स। यहाँ सर्कुलर 170 ने अलग से क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट टेबल 4D1 में नहीं बल्कि 4B1 में रिवर्स होगा। दूसरा रो है 4B2 टेम्पररी रिवर्सल्स। ऐसे रिवर्सल्स जो बाद में रिक्लेम हो सकते हैं वो यहाँ रिपोर्ट होंगे, जैसे रूल 37 का रिवर्सल, या जीएसटीआर 2B में कोई आईटीसी अवेलेबल है जो आप उस मंथ क्लेम नहीं करना चाहते, तो उन्हें भी यहाँ टेम्पररी रिवर्स कर सकते हो। टेबल 4C है नेट आईटीसी। ये नॉन एडिटेबल फील्ड है और यहाँ सीधा फॉर्मूला है 4A माइनस 4B। यही फिगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। टेबल 4D बात करता है अदर डिटेल्स की। इसमें भी 2 रोज है। 4D1 रिक्लेम्ड आईटीसी। जब भी आप 4B2 में टेम्पररी रिवर्स किया हुआ कोई आईटीसी रिक्लेम कर रहे हैं, तो उसे 4A5 में ऐड करना होता है और साइमल्टेनियसली 4D1 में डिस्क्लोज करना होता है। 4D2 इनएलिजिबल आईटीसी। ये वो आईटीसी है जो जीएसटीआर 2B के हिसाब से अनअवेलेबल है। याद रहे, टेबल 4D में सिर्फ डिस्क्लोजर्स होते हैं, क्लेम नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, टेबल 4 में जो भी फिगर जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होते हैं वो एडिटेबल है, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं और कई केसेस में करना भी पड़ता है। जैसे 4A3 में सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स की ही रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट होती है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई रिवर्स चार्ज सप्लाई ली है, वो जीएसटीआर 2B में नहीं आएगी और उसे आपको मैन्युअली 4A3 में ऐड करना होगा। और 4A5 में मैनुअल एडिशन तब जरूरी होता है जब आप पहले कुछ रिवर्स किया हुआ आईटीसी रिक्लेम कर रहे हो। वो रिक्लेम अमाउंट 4A5 में मैनुअली ऐड करना होता है। तो 2B की फिगर जो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रही है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनल फिगर्स आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको खुद इवेल्युएट करना होता है। अब समझते हैं आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में आईएमएस जीएसटी पोर्टल पर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जहां पर आप अपने सप्लायर के इनवॉइसेस पर एक्शन लेकर के अपना जीएसटीआर 2B खुद तैयार कर सकते हैं। आईएमएस में डेटा आता है आपके सप्लायर्स के जीएसटीआर 1, 1A या आईएफएफ से। जीएसटीआर 1A जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट रिटर्न है और आईएफएफ मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि क्वार्टरली फाइलर्स को मंथली इनवॉइस फाइल करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और ये डेटा आईएमएस में फ्लो होता है रियल टाइम बेसिस पर, मतलब जैसे ही सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस सेव किया वो आपके आईएमएस के पोर्टल पर दिखने लगेगा। आजकल मेजॉरिटी ऑफ वेंडर्स ई इनवॉइस कंप्लायंट है, तो जब भी कोई सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करता है वो 2 दिन में उसके जीएसटीआर 1 में फ्लो हो जाता है और साइमल्टेनियसली आपके आईएमएस के डैशबोर्ड में भी दिखने लगता है। मतलब इनवॉइस जनरेट होते ही आपको पता चल जाता है और जीएसटीआर 2B का वेट नहीं करना पड़ता। 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आईएमएस में आते हैं, रेगुलर B2B इनवॉइसेस, आईएसडी के इनवॉइसेस और अभी अक्टूबर 25 से बिल ऑफ एंट्री भी आईएमएस में दिखने लगा है।
लेकिन कुछ इन्वॉइसेस आईएमएस के थ्रू फ्लो नहीं होते हैं, जैसे रिवर्स चार्ज की इन्वॉइसेस या सेक्शन 16(4) के टाइम बार्ड और प्लेस ऑफ सप्लाई मिसमैच वाली इनएलिजिबल इन्वॉइसेस, वो डायरेक्टली जीएसटीआर 2बी में फ्लो होते हैं, आईएमएस में नहीं दिखते। आप आईएमएस में किसी भी इन्वॉइस पर बेसिकली 3 टाइप के एक्शन लेते हो: एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। आप इन्वॉइस को एक्सेप्ट तब करोगे जब वो सही है और आप आईटीसी लेना चाहते हो। एक्सेप्टेड इन्वॉइस 2बी में मूव हो जाएंगी। आप रिजेक्ट तब करोगे जब वो इन्वॉइस आपकी नहीं है या डिटेल्स गलत है। रिजेक्टेड इन्वॉइस 2बी में मूव नहीं होंगी। और आप पेंडिंग तब रखते हो जब आपको उस इन्वॉइस पर एक्शन अभी डिसाइड नहीं करना है। वो इन्वॉइस आईएमएस में ही रहेंगी और आप उसमें बाद में एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी इन्वॉइस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है और 2बी में फ्लो हो जाता है। और हाँ, अब रिजेक्ट और पेंडिंग एक्शन लेते वक्त आप एक रिमार्क भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वो रिमार्क आपके रेफरेंस के तौर पे भी काम आता है, आपने क्यों रिजेक्ट किया या पेंडिंग रखा, और आपके सप्लायर को भी वो उसके आईएमएस के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगा। याद रखिए, ये एक्शन आप जीएसटीआर 3बी फाइल करने तक कितनी भी बार बदल सकते हैं। एक बार आपने जीएसटीआर 3बी फाइल कर दी तो जो इन्वॉइसेस जीएसटीआर 2बी में फ्लो हुए थे या आपने रिजेक्ट की थी, वो इन्वॉइसेस आईएमएस के पोर्टल से हट जाते हैं। सिर्फ पेंडिंग एक्शन वाले इन्वॉइसेस और वो इन्वॉइसेस जो जीएसटीआर 2बी के कट ऑफ डेट के बाद आईएमएस में रिफ्लेक्ट हुए थे, वही इन्वॉइसेस आईएमएस के पोर्टल पर रह जाते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। अब क्रेडिट नोट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट। पहले क्रेडिट नोट पर सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट ही अलाउड था, आप उसे पेंडिंग नहीं रख सकते थे। और क्रेडिट नोट के साथ एक प्रॉब्लम भी है, इस पर ओरिजिनल इनवॉइस की कोई टैगिंग नहीं होती है। तो इतने शॉर्ट टाइम में ये आइडेंटिफाई करना कि ये क्रेडिट नोट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, बहुत मुश्किल हो रहा था। और आप जब भी क्रेडिट नोट रिजेक्ट करते हो तो आपके सप्लायर की लायबिलिटी अगले महीने की जीएसटीआर 3बी में बढ़ जाती है। इसका मतलब आपका एक एक्शन आपके सप्लायर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया कि अब आप क्रेडिट नोट्स पर भी पेंडिंग एक्शन ले सकते हो, मंथली फाइलर्स 1 महीने तक और क्वार्टरली फाइलर्स 1 क्वार्टर तक, ताकि आपके पास सोचने के लिए और वेरीफाई करने के लिए टाइम हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो रिसेंटली आया है, अब जब भी आप क्रेडिट नोट्स एक्सेप्ट करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा क्या इस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में आपको आईटीसी रिड्यूस करनी है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में एक कॉमन सिचुएशन होती है, सप्लायर ने आपको 100 यूनिट्स की इनवॉइस दी लेकिन डिलीवर की सिर्फ 90 यूनिट्स। आपने अपनी बुक्स में 90 यूनिट्स के हिसाब से ही इनवॉइस को बुक किया, मतलब आईटीसी भी 90 यूनिट्स का ही लिया। बाद में सप्लायर ने 10 यूनिट के लिए क्रेडिट नोट इशू किया। अब आप उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना चाहते हो क्योंकि वो जेन्युइन क्रेडिट नोट है, और आप उतना आईटीसी भी रिड्यूस नहीं करना चाहते क्योंकि आपने पहले ही सिर्फ 90 यूनिट्स का आईटीसी ले रखा है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, सिस्टम पूरा आईटीसी रिड्यूस कर देता था और इसे मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इस सिनेरियो का ध्यान रखा है। अब आप क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करते वक्त बोल सकते हो कि क्रेडिट नोट का आईटीसी रिड्यूस मत करो या पार्शियली रिड्यूस करो। अब समझते हैं आईएमएस यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, रियल टाइम इनवॉइस ट्रैकिंग। सिंस आईएमएस में इनवॉइसेस रियल टाइम रिफ्लेक्ट होते हैं तो आप इनवॉइस दिखते ही अपने सप्लायर को या प्रोक्यूरमेंट टीम को डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट कर सकते हो। सेम मंथ में अमेंडमेंट भी पॉसिबल है और जीएसटीआर 2बी लॉक होने का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट, जीएसटीआर 2बी में सिर्फ वो आईटीसी आएंगी जो आप एक्चुअली क्लेम करना चाहते हो। मतलब जीएसटीआर 3बी के फाइलिंग के टाइम एडिशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं, जो आईएमएस में एक्सेप्ट किया वही 2बी में और वही फाइनली 3बी में। तीसरा बेनिफिट, सर्कुलर 170 का कंप्लायंस बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि जेन्युइन आईटीसी ही जीएसटीआर 2बी में आएगा तो जीएसटीआर 3बी में टेम्परेरी रिवर्सल्स और बाद में रिक्लेम करने की झंझट काफी केसेस में खत्म हो जाती है। अब समझते हैं गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है आईएमएस को लेकर। अभी टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3बी एडिटेबल है, आप जीएसटीआर 2बी से आए फिगर्स में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियरली ये है कि जो भी आईटीसी जीएसटीआर 2बी में आए वही फाइनल हो। फ्यूचर में गवर्नमेंट टेबल 4 के कॉलम्स को हार्ड लॉक कर सकती है, मतलब जो 2बी से फ्लो हुआ वो हार्ड लॉक हो जाए और उसमें मैनुअल चेंजेस पॉसिबल नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो आईएमएस एक ऑप्शनल फैसिलिटी नहीं रहेगी बल्कि नेसेसिटी बन जाएंगी। इसीलिए आईएमएस को सिर्फ एक फीचर की तरह मत देखो, ये आईटीसी मैनेजमेंट का फ्यूचर है, इसे जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। तो चलिए पूरे इस वीडियो का क्विक रिकैप करते हैं। आपके सप्लायर की इनवॉइस रियल टाइम बेसिस पर आपके आईएमएस में रिफ्लेक्ट होती है, आप उसे रिकंसाइल करके उस पर एक्शन लेते हो, उस एक्शन के बेसिस पर आपका जीएसटीआर 2बी तैयार होता है और उस जीएसटीआर 2बी के फिगर्स आपके टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3बी में फ्लो होते हैं।
और आप सर्कुलर 170 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को इजीली कंप्लाई करके जीएसटीआर 3 भी करेक्टली फाइल कर पाते हो। यही है वो लोग IMS से जीएसटीआर 3B तक का। अब एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, हर मंथ ये 4 काम जरूर करें। पहला, जीएसटीआर 2B की कट ऑफ डेट से पहले IMS का डैशबोर्ड चेक करें, उसे रिकंसाइल करें और इनवॉइसेस पर एक्शन लें। दूसरा, कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो तुरंत अपने सप्लायर को या इनवॉइस बुकिंग टीम को कम्युनिकेट करें, सेम मंथ में अमेंडमेंट का टाइम रहता है। तीसरा, क्रेडिट नोट केयरफुली वेरीफाई करें, उसे ओरिजिनल इनवॉइस के साथ मैच करें और फिर डिसाइड करें कि अगर एक्सेप्ट करना है तो कितना अमाउंट रिड्यूस करना है या रिजेक्ट करना है या पेंडिंग रख के उसे नेक्स्ट मंथ वेरीफाई करना है। और चौथा, जीएसटीआर 2B जनरेट होने के बाद टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B प्रॉपर्ली वेरीफाई करें, जहां जहां मैनुअल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो करें, उसके बाद ही 3B फाइल करें। इतना कर लिया तो आपका आईटीसी का कंप्लायंस सॉर्टेड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकली हेल्पफुल लगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। फॉर मोर सच प्रैक्टिकल इंसाइट्स, जॉइन द मंथन एंड स्टे ट्यून्ड।